Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं एक CPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. Okay, next is professional responsibilities and ethics. Yes. So as an A certified personal trainer, आपकी responsibility, professional responsibilities क्या क्या होती है और ethics क्या होता है. So आप ये फिर से चेक कर सकते हैं एस का कोड ऑफ कंडक्ट इस वेबसाइट पे जाके, कोड ऑफ एथिक्स, राइट. ओके, अगेन एस कोड ऑफ एथिक्स होता क्या है. द एस कोड ऑफ एथिक्स गवर्न्स एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड टू बी फॉलोड बाय, बेसिकली वही है. आप समझ गए होंगे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, राइट. ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर्स के लिए उन्होंने वहां पे बता के रखा है, राइट, कि ऐसे ऐसे यू शुड बी प्रोफेशनल, दिस शुड बी योर वे, राइट, ऑफ डूइंग थिंग्स एंड ऑल. सो वहां पे जाके आपको पता, एंड जनरली आपको यू शुड नो दैट कि क्या क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या कहलाता क्या है, राइट. सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. और आप नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है सर्टिफिकेशन पीरियड एंड रिन्यूअल. कितना साल का आपका सर्टिफिकेशन रहता है वैलिड, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और रिन्यू कैसे करना है. तो इसमें जो चीजें दी हुई हैं, 2 साल के लिए वैलिड रहता है. एंड कब से होता है, फ्रॉम द डेट अर्न एक्सपायरिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ. फॉर एग्जाम्पल अभी मान के चलिए जुलाई चल रहा है, तो मान के चलिए आपने 1 जुलाई को करा, राइट. 1 जुलाई को आपने एग्जाम पास करा है 2022, तो 2024 के 31 जुलाई को ये होगा. 31 या 30 जुलाई जो भी होता है लास्ट डेट, तब होगा, राइट, तब वो एक्सपायर होगा सर्टिफिकेट. एंड आपको रिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिन्यू करने के लिए मिनिमम 20 आवर्स का एस अप्रूव्ड कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्रेडिट, हाँ, कोई भी कोर्स करना पड़ेगा जो एस अप्रूव्ड है, 20 आवर्स एटलीस्ट होने चाहिए, तब आपको 2 CCs मिलेंगे. काइंड ऑफ समझ लो कि पॉइंट मिलेंगे, क्रेडिट पॉइंट, ठीक है. सो आपको हर कोर्स का एक होता है पॉइंट सिस्टम होता है. मान के चलो कुछ कोर्स आपको देंगे 1 पॉइंट, या 0.5 पॉइंट, या 1.5, या 2 कुछ. तो वही आपको कोर्स करना है. अब आपको क्या, आपको स्पेशलाइजेशन आपको क्या करनी है, उस हिसाब से आप कोर्स कीजिए. 2 CCs ले आइए, यानी मिनिमम 20 आवर्स का कोर्स होना चाहिए, एस अप्रूव्ड. एंड CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन. ओके, सो CPR जो अभी भी करेंगे एस एग्जाम देने से पहले, वो आपको मेंटेन रखना है, वो भी आपको एक्सपायर नहीं होना चाहिए. सो वो आपको ध्यान रखना है हमेशा. ओके, सो जो अमेरिका में रह रहे हैं उनके लिए AD करने की जरूरत है, ठीक है. जो बाकी अमेरिका से बाहर है, मान के चलिए नॉर्थ अमेरिका से बाहर है, इंडिया में, हमें CPR हमें अपना मेंटेन रखना है, राइट. Okay, continuing education is standard requirement in healthcare, to help ensure that professionals stay up to date with the latest research in their respective fields for the प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक. सो ऑफ कोर्स ये आपको यही एनकरेज कर रहा है कि आप अप टू डेट रहिए, हमेशा नए नॉलेज आते हैं, नए रिसर्च पेपर्स आते हैं. सो यू शुड बी अप टू डेट, ताकि आप क्लाइंट को बेटर ट्रेन कर सके और अपनी भी करियर में आपको हेल्प मिल सके. Given the dynamic nature of the fitness industry and rapidly advancing research in exercise science, it is imperative for exercise professionals to complete continuing education on a regular basis. Of course आपको update, सब कुछ change होता रहता है, update होता रहता है. That is why you should keep yourself updated on regular basis. By completing continuing education, A certified personal professionals can stay current with the latest findings in exercise science and keep their, वही चीज है, बार बार खुद को update रखना. Client privacy. Beginning with the initial healthcare interviews, client will share confidential information with the personal trainer. जब हम start करेंगे health history interview, right, किसी भी client के साथ, of course वो आपसे personal अपनी चीजें share करेगा, right, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, health में ऐसा हुआ था पहले, ऐसा बहुत सारी चीजें आपसे share होंगी, right. Although the client-personal trainer relationship does not currently have the same legal requirements of confidentiality as patient-physician or patient-psychologist relationship, personal trainer should maintain that same level of security for each
क्लाइंट्स पर्सनल, अगेन वही बात है कि आपको डिस्क्लोज नहीं करना इन्फॉर्मेशन, हमेशा जो भी उन्होंने बताया उनको मतलब हमेशा आपको एक सीक्रेट ही रखना, किसी को नहीं बताना, किसी से शेयर नहीं करना विदाउट दियर रिटन परमिशन. Failure to do so could prove detrimental for the client and the client personal trainer relationship and may violate the ACE code of ethics and state or federal privacy laws. Again ये laws break करने वाली बात हो गई और ACE code of ethics को भी आप violate कर रहे हो. So yes, आप पे action लिया जा सकता है, ACE भी ले सकती है और जो आपकी laws होंगी जिस country में आप रहते हो उसके थ्रू, right? So अभी आप अमेरिकन, आपको ध्यान रखना है तो अमेरिकन लॉ के हिसाब से अगेन ये HIPAA आ गया. To help prevent violation of client privacy, A certified post professionals should become familiar with and adhere to Health Insurance Portability and Accountability Act, which addresses the use and disclosure of individuals protected health information. Again HIPAA के तहत आपको फिर से आपको वही डिस्क्लोज नहीं करना है इंडिविजुअल्स का कोई भी हेल्थ इंफॉर्मेशन, राइट? बाय फॉलोइंग HIPAA रेगुलेशन, पर्सनल ट्रेनर्स कैन मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ईच क्लाइंट्स प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द सेम रूल्स एंड गवर्न मोस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशंस. यस, वही चीज है. ओके, नाउ सेफ्टी पे बात आती है, राइट? ऑल एक्सरसाइज प्रोफेशनल्स शुड डू व्हाट दे कैन टू मिनिमाइज रिस्क फॉर एवरीवन इन द फिटनेस फैसिलिटी. ओके, आपको मिनिमाइज करना है कोई भी रिस्क है अगर, तो आपको एज अ पर्सनल ट्रेनर हमारा काम है सेफ वर्कआउट कराना क्लाइंट को, राइट? तो हमें कोशिश करनी कोई भी रिस्क अगर रहे तो उसको हम मिनिमाइज करके ही चले. ओके, this includes having equipments that is properly spaced and in good working order, having racks, shelves, hooks or other storage spots for portable equipment including stability balls, dumbbells and kettlebells, and ensuring that floors are equipped and clean, maintained and free from clutter and moisture. So look, as a personal trainer for example, अगर आपको जाना है 6 बजे किसी को ट्रेन करने, तो ट्राई टू मेंटेन के आप 15 मिनट पहले पहुंच जाओ और चेक कर लो आपको कहाँ का एक्सरसाइज करवाना है, कौन सा एक्सरसाइज, आप इक्विपमेंट चेक कर लो सब कुछ ठीक तो है, डंबल्स कराना है वो जगह पे तो है, सब कुछ साफ तो है, कुछ गीला तो नहीं है कहीं पे, साफ सुथरा रहनी चाहिए सब कुछ चीजें, और सब कुछ रैक्ड है ना प्रॉपरली, तो यू शुड चेक दैट प्रॉपर जाके. क्लाइंट सेफ हमेशा होना चाहिए, सो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड. Okay, exercise professionals should also pay attention to cleanliness of the facility. Of course, कितनी साफ सुथरा कितना है उस पर भी ध्यान देना है, including the availability of wipes or other sterilizers for cleaning equipments following uses. Basically आप चेक कीजिए वहाँ पे वाइप्स, कह सकते हैं कि अभी कोविड का भी टाइम है तो अभी तो बहुत अच्छा हो गया कि सैनिटाइजर हर जगह पे रहता है, हमें मेक श्योर करना है कि वहाँ पे अवेलेबल हो सैनिटाइजर वगैरह, बाकी सारी चीजें, वाइप्स जो होती है साफ करने वाली बेंच वगैरह के लिए, तो राइट, तो वो सब अवेलेबल हो. An emergency plan, AD and appropriate first aid supplies are essential in the event an injury or incident happen. इमरजेंसी प्लान पहले हमने डिस्कस करा हुआ है, वो होना चाहिए. एडी अमेरिका में बेसिकली रहता है, एक मशीन होती है जो बेसिकली हम CPR देते हैं मैनुअली. एडी इज अ मशीन बेसिकली जो आपको अगर कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है, सो बेसिकली उसको यूज करते हैं वापस से हमारा ब्रीदिंग है वापस से स्टार्ट हो जाए, सब चीजें नॉर्मल हो जाए, तो एडी को वहां पे यूज ज्यादा होता है, राइट? एंड अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड सप्लाईज होनी चाहिए हमारे पास, राइट? कभी भी इंजरी हो जाए या कोई भी इंसिडेंट हो जाए उसमें. A personal trainer has additional client-specific risk management responsibilities beginning with the first meeting, when the personal trainer should conduct a health history interview to determine whether the client requires a physician's referral prior to exercise or has limitation or contraindications for certain. Yes, शुरू से ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि क्लाइंट को सेफ रखना है, राइट? हम हेल्थ हिस्ट्री अगर इंटरव्यू ले रहे हैं, हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि कौन से हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास उन्हें रेफर करें या फिर उन्हें एक्सरसाइज का लिमिटेशन क्या है उस हिसाब से एक्सरसाइज दें, राइट? उन सब चीजों को हमें मेक श्योर करना है. The personal trainer also needs to determine appropriate exercise and levels of intensity for initial exercise program design. Yes, as well as exercise program modifications.
हमें पहले भी अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज क्लाइंट के लिए क्या होना चाहिए, किसके लिए क्या इंटेंसिटी, किसके लिए क्या होना चाहिए, राइट। कोई बहुत 2-3 साल से कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी की लेवल कुछ और होगी, राइट। जो अभी स्टार्ट कर रहा है उसकी इंटेंसिटी की लेवल कुछ, हमें वो डिटरमाइन करके चलना है। मॉडिफिकेशंस क्या होंगे एक्सरसाइज में, हमें वो भी सोच के चलना है, राइट। तो वो सारी चीजें। देन बाय हेल्पिंग क्लाइंट्स परफॉर्म एक्सरसाइज इन सेफ एंड इफेक्टिव मैनर विद प्रॉपर प्रोग्रेशन, फिर से वही प्रॉपर प्रोग्रेशन, सेफली हमें आगे बढ़ना है। द पर्सनल ट्रेनर कैन मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंजरी एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। रिस्क ऑफ इंजरी, हमें कोई भी रिस्क अगर हमें लग रहा है क्लाइंट इंजर्ड हो सकता है तो अवॉइड करना है वो चीजें। एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस भी ध्यान देना, ऑफ कोर्स अच्छी होनी चाहिए हमेशा। Even with the best risk management program, injuries and incidents can still occur. Of course, कितना भी हम रिस्क फ्री ले ले, बट स्टिल देयर आर चांसेस, हम उसके चांसेस कम कर सकते हैं, लेकिन देयर आर स्टिल चांसेस के हो जाए, इंजरी हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, राइट। एज सच ACE recommends that all ACE certified personal trainers professionals carry professional liability insurance for protection in the event a client is injured during training. Yes, तो यह लाइबिलिटी इंश्योरेंस आप आगे पढ़िएगा इसमें, तो उसमें एस रेकमेंड करता है कि आपको आपकी होनी चाहिए, लाइक जब भी क्लाइंट इंजर्ड हो जाता है अगर ट्रेनिंग के लिए, तो शू कर देता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो आपके पास इंश्योरेंस हो ताकि आप उसको कवर अप कर सके, राइट। सो या सो दिस शुड बी द थिंग अकॉर्डिंग टू एस। रेफरल, फिर से रेफरल पे बहुत ज्यादा बात आ रही है, राइट। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस और रेफरल पे कुछ कुछ चीजें हैं बहुत, जैसे क्लाइंट को सेफ रखना, रेफर करना, और स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही है, सो जरूर इंपॉर्टेंट है। So it is important for healthcare professionals, including personal trainers, to understand their professional qualifications and boundaries, and to always refer clients who require services outside their scope of practice. And again वही वाली चीज है, आपकी scope of practice boundary पता होनी चाहिए, और जैसे भी appropriate उस हिसाब से healthcare professionals को refer करना है। Doing so ensures that clients are provided with appropriate care from well-qualified providers, and prevents healthcare professionals from offering services that they do not have the education, training, credentials and or. Yes, quality service आपको वहां से ही मिलेगी, मतलब आप कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास अगर आप दे रहे हो, तभी वो वेल क्वालिफाइड होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हाँ दिस इज द राइट पर्सन, ये इनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। Sometimes a personal trainer will need to investigate a bit further to determine if referral is warranted. Okay, yes. तो आपको थोड़ा तुरंत ही नहीं ऐसा अच्छा ऐसा हुआ तुरंत रेफर कर दिया, थोड़ा सा और आगे जाइए, थोड़ा और आगे जानिए, ताकि आपको पता लगे कि अच्छा जरूरत है भी कि नहीं। अब हाँ, अब लगे कि हाँ 100% इनको जरूरत है, तो आप कीजिए रेफर। Okay, for example, if a client wants to lose weight at a rate that is much faster than advisable for safe weight loss, the personal trainer can first explain healthy weight loss rates and work with him or her to determine a safe and achievable goals. अगर कोई क्लाइंट अगर आपको बताता है बहुत फास्ट वेट लॉस के बारे में कि मुझे मान के चलो 1 महीने में 10 किलो कम करना है, ऐसी चीजें बोल रहा है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, उन्हें बताना कि व्हाट इज हेल्दी वेट लॉस, और 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा हमें कितना करना चाहिए, क्या लगभग क्या रेंज रहना चाहिए, समझाना चाहिए, उनके साथ फिर काम करना चाहिए, राइट। पहले हमें ये सब चीजें उन्हें समझानी चाहिए। Next is, if the client is comfortable with this new goal, the personal trainer can design a program to help the client achieve it. अगर client is okay, आप बोल रहे हो इतना ही मेरे को कम करना है, इतना ही रियलिस्टिक है, तो अगर client okay होता है, perfect, तो आगे आप एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाइए, उनको अचीव करने में हेल्प कीजिए। However, if the client feels that he or she still wants to aim for the original weight loss goal and timeline, the personal trainer should refer him or her to an RD, physician or other appropriate healthcare professional. However, client को still लगता है कि वही वाला गोल सही था, टाइमलाइन, तो आपको क्या करना है, RD को रेकमेंड कर देना, राइट। Okay. Now referrals can also come to the personal trainer from other health professionals. Yes, आप भी डॉक्टर को कर रहे हो, मान के चलो अगर उधर भी कोई पेशेंट को जरूरत हुआ पर्सनल ट्रेनिंग किया, तो डॉक्टर भी तो रेकमेंड कर सकता है आपको। दैट इज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म अ नेटवर्क, कॉन्टेक्ट्स बनाइए अच्छे डॉक्टर्स के साथ, राइट। से बात कीजिए कि ओके, इन केस माय क्लाइंट, मेरे को इनको कुछ होता है तो मैं आपके पास श्योरली रेफर करूंगा, एंड इफ
anyone को पेशेंट्स को जरूरत होती है पर्सनल ट्रेनिंग, तो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी. सो ट्राई टू मेक अ नेटवर्क लाइक दैट. आरडी के साथ बनाइए, फिजियोथेरेपिस्ट, so try to do that, so it will really help you, right? Okay, now supplements and other nutrition related concerns. सो सप्लीमेंट और से जुड़ी काफी चीजें हैं जो हमें जाननी पड़ेगी. यहाँ पे जो है, सप्लीमेंट्स आर नॉट रेगुलेटेड बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए. एक जैसे इंडिया में एफएसएसएआई है जो फूड को रेगुलेट करता है वेदर दिस पर्टिकुलर फूड इज सेफ और नॉट, वैसे वहां पे एफडीए है. तो यहाँ पे कहा गया सप्लीमेंट उनके द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती, नहीं चेक किया जाता वेदर वो सेफ है या नहीं है. ओके, in the same way required for conventional food and drug products, and FDA is not authorized to evaluate supplements for effectiveness or safety before going to the market. मार्केट जाने से पहले नहीं होता एफडीए, कभी यूज नहीं. हाँ, मान के चलो किसी को प्रॉब्लम हो गई, फिर देन एफडीए विल चेक. ओके, लेकिन पहले कोई सप्लीमेंट भी चेक नहीं होता. Unlike drugs, which need to be determined safe prior to going to market, supplements are deemed safe until proven unsafe. कोई भी दवाई होती है उन्हें तो चेक किया जाता है हमेशा, कोई भी कंज्यूम कर रहा है उससे पहले. हम जो ड्रग्स, पैरासीटामोल या जो भी कोई भी दवाइयां होती है उन्हें चेक किया जाता है, लेकिन सप्लीमेंट्स को तब तक नहीं चेक किया जाता जब तक किसी को हार्म ना हो, राइट? Therefore, their strength, purity and effects are not guaranteed. कोई गारंटी नहीं है कितना प्योर है, कितना इफेक्टिव रहेगा, वेदर आपको हार्म करेगा या नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है. सो दैट इज वाई सप्लीमेंट्स के लिए हमेशा सोच के जाना चाहिए. The lure of this profitable revenue stream, coupled with customer interest for a quick fix, leads some fitness facilities to sell, शॉर्टकट के लिए कुछ जिम्स होते हैं, जो फिटनेस सेंटर्स होते हैं, वो रख लेते हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ताकि क्लाइंट को. इट इज नॉट इलीगल नहीं है फॉर फिटनेस फैसिलिटीज टू सेल कमर्शियल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, बट इट इज इररिस्पॉन्सिबल फॉर देम टू प्रोवाइड सप्लीमेंट रिकमेंडेशन विदाउट स्टाफ दैट हैव द एक्सपर्टीज एंड लीगल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू गिव सच एडवाइस. रखना इज नॉट अ प्रॉब्लम, रख लिया है सप्लीमेंट, ठीक है, बट किसी भी एक्सपर्ट जिनको नॉलेज है सप्लीमेंट के बिना, लीगली जो मतलब जान के चलो आरडी हो गए, रजिस्टर्ड डाइटिशियन हो गए, या फिर फिजिशियंस हो गए, उनको मतलब अगर उन्होंने रेकमेंड नहीं किया और अपने जिम वाले ही करे जा रहे रेकमेंड, दैट इज नॉट गुड. That is really not good. So facilities selling dietary supplements are assuming liability risk in the event that a member has a negative reaction to a supplement recommended by a staff member who is not qualified. हमेशा आप liability लेके चलोगे कोई भी gym facilities होगी या कोई भी, कि अगर आप recommend कर रहे हो without any expert suggestion, right, experts को ही करना है, अगर आप कर रहे हो तो हमेशा एक liability लेके चलोगे कि अगर उसको कुछ हो गया, right, तो हमेशा आप तो जाओगे, हमेशा फंसोगे, बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज दैट शुड बी देयर एंड यू आर नॉट लीगली इट इज नॉट राइट. इंडिया में तो उतने अभी रूल्स नहीं है, बट बाहर तो बिल्कुल नहीं. Some personal trainers amass substantial knowledge about dietary supplements. Of course, कुछ personal trainer को बहुत अच्छा supplements के बारे में अच्छा knowledge है. However, they are no more qualified to recommend these supplements to clients than they are to recommend or prescribe medication. जैसे आप कोई दवाई नहीं लिख सकते किसी भी पेशेंट को, वैसे कोई सप्लीमेंट रेकमेंड नहीं कर सकते, आपको राइट नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, right? So unless a personal trainer also holds an appropriate nutrition rating, अगर आप आरडी हो, फिजिशियन हो, कोई पर्सनल ट्रेनर ऑलरेडी है, ये है उनके पास, देन तब उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो करो, फिर तो बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं. ओके, now personal trainers not only can but should share general non-medical nutrition information with their clients. जनरल आप इंफॉर्मेशन न्यूट्रिशन के बारे में आप शेयर कर सकते हो क्लाइंट के साथ. एंड यहाँ पे एज भी बोल रहा है, यू शुड, एक्चुअली आपको करना चाहिए, राइट? इट इज विद इन द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ऑल हेल्थ केयर एक्सरसाइज प्रोफेशनल टू शेयर डाइटरी एडवाइस इंडोर्स्ड और डेवलप्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन्स. बिकॉज हमने कहा था कि आप अज्यूम करो कि आप अमेरिकन क्लाइंट्स को आप कर रहे हो,
राइट ट्रेन। तो ये जो वेबसाइट है डाइटरी गाइडलाइंस, और कोई पूछता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कितना क्या कंज्यूम करना है क्या नहीं, आप मेरे को समझा दो, तो आप ये बोल सकते हो कि ये वाले वेबसाइट जो है www.health.gov/dietary guidelines, इस पे जाओ। एंड माई प्लेट एक सिस्टम है, रेकमेंड है, रिकमेंडेशन है, www.choosemyplate.gov, तो इस पे भी जाके वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको गाइडलाइन मिलेंगे, यहाँ पे आपको रिकमेंडेशंस मिलेंगे, राइट। तो ये वो जाके चेक कर सकते हैं, दैट इज टोटली लीगल, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। ओके, नाउ अप्रोप्रिएट स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, राइट। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस बार बार आ रहा है। अब यहाँ पे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में आपको सिनेरियो दिया गया है कि ये सिनेरियो है, आपके लिए अप्रोप्रिएट क्या रहता है, क्या इनअप्रोप्रिएट रहता है, राइट। फर्स्ट फटाफट हम करते हैं। क्लाइंट स्टैंड्स विद एन एक्सैगरेटेड लॉर्डोटिक पोस्चर। सो क्लाइंट एक खराब लॉर्डोसिस, एक पोस्चरल इश्यू है जो अब हो जाता है लोगों में। सो वो आप आगे पढ़ोगे, अगर कोई इश्यू है लाइक पोस्चरल इश्यू, आपके इनअप्रोप्रिएट क्या होगा क्लाइंट, तो डायग्नोजिंग द कॉज ऑफ द क्लाइंट्स एक्सैगरेटेड लॉर्डोसिस। आप कॉज अब ढूंढने मत चले जाओ कि ओके आपको डायग्नोज करने के लिए कि उस होने का आपका कॉज क्या है, बट आपके लिए अप्रोप्रिएट क्या होगा, इंप्लीमेंटिंग अ कोर कंडीशनिंग प्रोग्राम टू इंप्रूव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इम्बैलेंसेस इन मसल्स एक्टिंग ऑन द हिप्स एंड स्पाइन। ऑफ कोर्स आप कोर कंडीशनिंग प्रोग्राम आप उनके लिए बनाइए ताकि उनका कोर जो हुआ, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी इम्बैलेंस मसल में है, जो भी रहा है, वो हेल्प हो सके कि वो पोस्चर नॉर्मल हो सके पहले। तो जो जो मसल्स वीक हैं उनके लिए आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज डेवलप करो, जो कह सकते हो जो टाइट है या ओवर एक्टिव है उनके लिए स्ट्रेचिंग्स करवाओ ताकि वो नॉर्मल हो सके। कौन सी मसल को आपको स्ट्रेंथनिंग करानी है, कौन सी स्ट्रेच करवानी है, वो हम आगे ऑफ कोर्स पढ़ने वाले हैं। सो वो हमें करना है। दूसरा सिनेरियो केस है कि क्लाइंट वांट्स टू लूज वेट बाय ट्राइंग द लेटेस्ट कॉमर्शियल डाइट। अब नए नए डाइट्स आते रहते हैं हर महीने। अब क्लाइंट ने नया कुछ देख लिया, अब उनको नया अब समझ में आ रहा है कि अब मेरे को तो ये वाला करना है, वो तो बहुत इंप्रेस्ड है उनसे। तो आपको क्या नहीं करना है, हेल्पिंग द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड इम्प्लीमेंट द। आप ऐसा नहीं उस डाइट के बारे में आप समझा रहे हो, अच्छा ये डाइट है अब चलो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, आप वो नहीं कर सकते, आपको पता है ऑलरेडी, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, helping the client to make more healthful choice using the dietary guidelines and tools on choosemyplate.gov। आप उनको हेल्प कीजिए, डाइटरी गाइडलाइंस का जो वेबसाइट था उनमें आप वो लोग जाके चेक करने, और चूज माई प्लेट उनमें वो करे, उनमें जाके चेक करें रिकमेंडेशंस क्या क्या है। क्लाइंट इज क्लियर्ड फॉर एक्सरसाइज फॉलोइंग फिजिकल थेरेपी फॉर रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट। यस, क्लाइंट को फ्री कर दिया गया है फिजियोथेरेपिस्ट से, रोटेटर कफ में इम्पिंजमेंट हो गया है, राइट। उसमें आपको क्या नहीं करना है, कंटिन्यूइंग विद द फिजिकल थेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस टू ट्रीट शोल्डर इम्पिंजमेंट। आपने पूछा अच्छा क्लाइंट से, अच्छा बताओ क्या क्या करवाया है, ठीक है, तो आपने वो एक्सरसाइज नोट कर लिया, आपको दोबारा वहीं पे वही करवाइए, वो आपको नहीं करना है, राइट। वो काम हो चुका है, वो फेज पार हो चुका है, वो फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट ने कर दिया। आपको करना क्या है, implementing exercise to improve shoulder stability and building on the work done in physical therapy। ओके, सो इम्प्लीमेंटिंग एक्सरसाइज टू इम्प्रूव, अब आपको शोल्डर स्टेबिलिटी पे काम करना है एंड बिल्डिंग ऑन वर्क डन इन फिजिकल। अब जो हो चुका है फिजियोथेरेपी में उसके ऊपर प्रोग्रेशन को ऐड करना है, ओके, सो आपको वो करना है। नाउ another case is client has tight iliotibial bands, IT bands। so IT bands the muscles यहाँ पे होते हैं, तो मान के चलो क्लाइंट का वो टाइट है वो मसल्स, तो आपको क्या नहीं करना है, प्रोवाइडिंग डीप टिश्यू मसाज टू रिलीव टाइटनेस इन द IT बैंड। आपको मसाज नहीं करना ताकि वो आप रिलीज करो, वो करना नहीं है। आपको करना क्या है, टीचिंग द क्लाइंट सेल्फ मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स फॉर द IT बैंड्स यूजिंग अ फोम रोलर। फोम रोलर होता है, आपने जिम्स में देखे होंगे, आपने अपने क्लाइंट्स को करवाए होंगे। तो फोम रोलर्स का यूज करके सेल्फ कैसे करना है, उसको मायोफेशियल रिलीज कहते हैं। जो फोम रोलर को बॉडी पे अप्लाई करके लाइक वी रोल, राइट, सो उसको मायोफेशियल रिलीज कहते हैं। तो वो सेल्फ कराना है उनको, आपको खुद नहीं करना उनके बॉडी में रोल, तो कोशिश करनी है सेल्फ मायोफेशियल रिलीज करवाना है, खुद सिखाना है, अच्छा आप ऐसे कर सकते हो ऐसे नहीं कर सकते हो, राइट। सो आगे वो भी हम पढ़ने वाले हैं, राइट, मायोफेशियल रिलीज, सेल्फ मायोफेशियल रिलीज हम करते कैसे हैं।
ओके, क्लाइंट हैज सोरनेस फॉलोइंग अ वीकेंड टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट खेल के आए और सोरनेस फील हो रही है पूरे बॉडी में। आपको क्या नहीं करना है, रेकमेंडिंग यूज ऑफ ओवर द काउंटर एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिकेशन। कोई आपको ये मेडिकेशन नहीं देना है, पेन किलर खा लो, पैरासिटामोल खा लो, कुछ नहीं हमें ये करना है। हमें क्या करना है, डिस्कसिंग प्रॉपर टेक्निक्स फॉर परफॉर्मिंग लाइट डायनेमिक स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज फॉर द अफेक्टेड एरिया। ऑफ कोर्स आप स्ट्रेचिंग्स बता दो उनको, डायनेमिक स्ट्रेचिंग या स्टैटिक स्ट्रेचिंग जो भी है, ताकि उनको थोड़ा सा रिलीफ फील हो, राइट। तो वो आप करवा सकते हैं। लास्ट सिनेरियो जो दिया हुआ है, क्लाइंट टेल्स यू शी इज डिप्रेस्ड ड्यू टू प्रॉब्लम्स विथ हर स्पाउस। सो आई क्लाइंट आपकी, उन्होंने बोला कि मुझे अपने हस्बैंड, मैं डिप्रेस्ड हूँ, अपने हस्बैंड प्रॉब्लम है मुझे मेरे हस्बैंड से, तो उसके कारण वो डिप्रेस्ड है। आपको क्या नहीं करना है, listening to the client and providing her and recommendations for improving। सुन लिया और आप उन्हें फिर रेकमेंड कर रहे हो कि अच्छा ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ताकि आपके हस्बैंड से प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाए। तो आपको ये कुछ रेकमेंड नहीं करना है कि चले जाइए वकील के पास, दे दीजिए तलाक, कुछ नहीं रखा है। या कुछ भी आप दे रहे हो टिप्स कि आज ऐसे करना है, आज ऐसे करो। यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग, एनी सजेशन, राइट। लिसनिंग टू द, आपको करना क्या है, लिसनिंग टू द क्लाइंट विद एम्पैथी एंड मेंटेनिंग हर कॉन्फिडेंशियलिटी। आपको सुनना है, ऐसा नहीं आपको बोलना है कि अरे नहीं मैम ये मैं नहीं सुन सकता, ये मैम आई एम प्रोफेशनल, ऐसा भी नहीं करना। बहुत क्लाइंट डिसरिस्पेक्ट फील होगी, बिकॉज शी इज इमोशनल, वो इमोशन में आके, बिकॉज शी ट्रस्ट यू, वो उन्होंने बता दिया, बस शेयर कर दिया, राइट। सो बी रिस्पेक्टफुल, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। आप सुन सकते हो, and with empathy try to feel her how she is feeling on in her shoes। so empathy उसको कहते हैं। so and maintaining her confidentiality। कोई भी उन्हें ज्ञान नहीं देना, बट जो उन्होंने बताया उन्हें हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहना है, कहीं शेयर नहीं करना है, राइट।